मैं आप लोगों का इस प्रेस ब्रीफिंग में स्वागत करता हूं। ऑलमोस्ट शायद 2 महीने के बाद हम फिर से मिल रहे हैं। आज मैं ब्रीफली लेबर और टूरिज़्म डिपार्टमेंट में क्या क्या इन 2 महीनों में हुआ और ओवरऑल हमारा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का क्या विज़न है डिपार्टमेंट का टूरिज़्म में, और उनके लेबर रिलेटेड लद्दाख में बहुत सारे इश्यूज़ थे। तो पहले मैं लेबर के बारे में बताता हूँ। लेबर डिपार्टमेंट में आप लोगों को जस्ट एक बैकग्राउंड देने के लिए, पहले जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था तो हमारे यहाँ लद्दाख भी JNK का पार्ट था, 2 डिस्ट्रिक्ट थे। तो जम्मू एंड कश्मीर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर एक बोर्ड होता था। उस बोर्ड के अंदर जितने भी हमारे रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं लद्दाख के, उनको बेनिफिट मिलता था बहुत सारे। उनको इन केस ऑफ इंसिडेंट्स, इंजरी, डेथ उनको कंपनसेशन मिलता था। उनके बच्चों के लिए जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको ट्यूशन फ़ी मिलता था। मेडिकल उनको एड मिलता था, हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए। और भी ऐसे बहुत सारे नए अभी हम उसमें ऐड कर रहे हैं। तो यूटी बनने के बाद जब हमारा बाइफर्केशन हुआ तो यूटी बने, यूटी JNK और यूटी लद्दाख बना, JNK स्टेट को बाइफर्केट करके रीऑर्गेनाइज करके। तब लद्दाख के लिए एक चैलेंज था कि सारे डिपार्टमेंट्स को इस्टेब्लिश करना, और ये लद्दाख बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड हमारे यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता था। तो जो डिपार्टमेंट हमारे यहाँ पे सेस कलेक्ट करता है 1% ऑफ दी वर्क्स एग्जीक्यूटेड इन द यूटी, वो पैसा ओनली बोर्ड के थ्रू यूटिलाइज हो सकता है। वो हमारे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर्स कलेक्ट करता है और बोर्ड का एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। यहाँ चैलेंज हमारे लिए था, हमारे पास बोर्ड एस्टैब्लिश करने के लिए पोस्ट हमको नहीं मिला था JNK से। तो हम बहुत इसमें हमने मेहनत किया लास्ट 2 सालों में। ऑनरेबल LG से लेकर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, फिर जाके हमें एक डिप्टी लेबर कमिश्नर का एक पोस्ट JNK से मिला। उसके बाद हमने लद्दाख बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड एस्टैब्लिश किया, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया। उस बोर्ड की 2 मीटिंग हो चुकी है। लकीली इस साल अभी हमने दिसंबर में उस बोर्ड का फाइनल मीटिंग करके लास्ट 2-3 साल के जितने भी एरियर्स भी हैं लेबर्स के अराउंड JNK बोर्ड के साथ हमारे 9000 वर्कर्स लद्दाख के रजिस्टर्ड थे, तो उनको ये बेनिफिट्स लास्ट 2 साल में नहीं मिला है। ये एक बहुत बड़ा ग्रीवेंस था। अब लद्दाख बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ने लास्ट 3 साल के एरियर्स भी और आने वाले साल के लिए उनका जो जितना भी बेनिफिट्स बनता है वो अप्रूव कर दिया है। तो 4 साल का मिला के ऑलमोस्ट 17 to 18 करोड़ से अप्रूव हो गया है। और अब ये सारे लायबिलिटीज से लेकर नेक्स्ट इस साल जो आने वाला 24-25 है, इस साल में हमारे सारे जितने रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं उनको ये बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। और बहुत जल्दी हमारे ALC से प्रोसेस कर रहा है। थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि प्रोसेस में टाइम लगता है। JNK से हमारे बहुत सारे केसेस अभी वापस आना है, जो पहले JNK को भेजा गया था बट वहाँ प्रोसेस नहीं हुआ था। तो वो केसेस भी हमने JNK से मांगा हुआ है। तो मेरी गुजारिश सबसे ये होगी, जितने रजिस्टर्ड हमारे लेबरर्स हैं उनको आने वाले 1-2 महीने में आप लोगों के बेनिफिट्स आप लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। और ये जितना भी आप लोगों के बेनिफिट्स के लिए मिला हुआ है, और उसमें हम बहुत सारे स्कीम्स और ऐड कर रहे हैं, बहुत सारे पेंशन स्कीम्स हम ऐड कर रहे हैं जो आज तक नहीं था। इससे हमारे लेबर सेक्टर में जो काम करता है, हमारे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसको हम बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोलते हैं, उनको लद्दाख के जितने भी रजिस्टर्ड हैं, और बहुत ही जल्दी JNK से हम जितने रजिस्टर्ड लिस्ट है, हमने ऑलरेडी JNK को लिखा है, मेरा ऑफिसर भी जम्मू गया हुआ है, वो लिस्ट लेके आएगा। और यहाँ पर हमारा अपना एक उसका वेबसाइट बनना है, वो वेबसाइट भी हम बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं। उस पर सबको रजिस्टर करना होगा। हमारे जितने भी रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं उनको ये बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा ऐसा सोसाइटी का तबका है जिनको बेनिफिट की ज़रूरत है, जिनके बच्चों की पढ़ाई के लिए ज़रूरत है, मेडिकल एड के लिए ज़रूरत है। इनके सब कोई इंजरी हो, इंसिडेंट हो, डेथ हो, तो उनको कंपनसेशन टाइम पे मिलना चाहिए। ये हम कोशिश करेंगे आगे से, इसमें कोई डिले नहीं होगा।
जो लास्ट 1-2 साल के ट्रांजिशन के पीरियड में जो डिले हुआ है, वो डिले हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की इसको रिड्यूस करें। और मुझे लगता है 2 साल का जो टाइम था, मिनिमम पॉसिबल टाइम में हमने ये इस्टेब्लिश करके हमारे जितने रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं उनको बेनिफिट पहुंचे, हमने कोशिश किया है और हम इसमें अभी कामयाब रहे हैं। और ऑनरेबल एसजी से लेकर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, एडवाइज़र साहब, इवन काउंसिल्स का भी इसमें बहुत सपोर्ट रहा है। अब मैं टूरिज़्म पे आता हूँ आप लोगों को। टूरिज़्म हमारे लिए ईयर एंड का फिगर मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। टूरिज़्म एक लद्दाख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, लद्दाख की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मेजर लद्दाख का पॉपुलेशन टूरिज़्म के साथ जुड़ा हुआ है। इस साल टूरिज़्म डिपार्टमेंट के लिए बहुत अच्छा साल रहा है। जो हमारा अभी करंट फाइनेंशियल ईयर भी 31 मार्च को ख़त्म होगा। बहुत सारे टूरिज़्म, लद्दाख टूरिज़्म को अवार्ड्स मिले हैं, 5-6 अवार्ड्स मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। उसके बाद इस साल हमने प्रमोशन, क्योंकि लद्दाख को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत ही यूनिक डेस्टिनेशन की तौर पर हमको प्रमोट करना था, इसलिए हमने इंटरनेशनली इस साल टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से 2 इवेंट्स में हमने पार्टिसिपेशन किया है। एक ITB एशिया सिंगापुर में किया, 3 दिन का वहाँ पे होता है, बहुत बड़ा इवेंट है, ईस्ट एशिया पार्ट के लिए बहुत ज़रूरी था हमारे टूरिस्ट जितने आते हैं। सेकंड हमने WTM लंदन में हमने पार्टिसिपेट किया, बट उसमें स्टेक होल्डर्स नहीं थे क्योंकि वो थोड़ा सा डिले हुआ था प्रोसेस में और उसमें वीज़ा वगैरह में इशू आ रहा था। बट डिपार्टमेंट की तरफ से लद्दाख को अच्छी तरह से वहाँ प्रमोट किया गया है, तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे फॉरेनर्स का इनफ्लो अच्छा होगा। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अभी तक का फिगर हमारे पास ऑलमोस्ट 16,000 मोर टूरिस्ट आए हैं। लास्ट ईयर 20,000 आए थे फॉरेनर्स, इस साल 36,000 प्लस आए हैं। तो ये हमारे लिए अच्छा संकेत है कि लद्दाख में टूरिज़्म को जो जितना प्री कोविड फिगर था उस फिगर को होपफुली इस साल हम, मेरा एक्सपेक्टेशन है हम उसको क्रॉस करेंगे। अब डोमेस्टिक टूरिज़्म के लिए हमने बहुत सारे प्रमोशन करे हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स ने पार्टिसिपेट किया है। मेजर जो 2 इवेंट्स होते हैं, OTM मुंबई रिसेंटली हम गए 3 दिन के लिए, हमारे 30 स्टेक होल्डर्स के साथ गए। 30 स्टेक होल्डर्स का उनका टेबल ऑलमोस्ट 50-60 हमारे उनके लोग थे और हमारे डिपार्टमेंट पूरा। तो बॉम्बे में OTM में हमको बेस्ट पवेलियन डिज़ाइन का लद्दाख का, उसमें 32 स्टेट्स पार्टिसिपेट कर रहा था और उसमें 60 कंट्रीज से पार्टिसिपेशन थी। और बाकी टूरिज़्म स्टेक होल्डर्स को छोड़कर ऑलमोस्ट 1200 टूरिज़्म के स्टेक होल्डर्स वर्ल्ड ओवर से आते हैं। तो बहुत ह्यूज एक वो इवेंट होता है। उस इवेंट में लद्दाख का एक बहुत अच्छा इमेज रहा और लद्दाख को इसीलिए बेस्ट, सारे में पवेलियंस में कंपटीशन होता है, बेस्ट पवेलियन डिज़ाइन का हमें उसका अवार्ड भी मिला OTM में। और हमारे स्टेक होल्डर्स को भी काफ़ी सेटिस्फेक्शन है कि इस साल का जो रिस्पॉन्स देखकर टूरिस्ट का, उसके बाद बहुत ही ऑलमोस्ट 1 वीक का गैप या 10 दिन का गैप था। उसके बाद साटे होता है हमारे ग्रेटर नोएडा NCR में, वो भी हमने उसमें पार्टिसिपेशन किया। लद्दाख टूरिज़्म डिपार्टमेंट प्लस हमारे स्टेक होल्डर्स, अराउंड 30 स्टेक होल्डर्स का टेबल था, प्लस 60 के ऑलमोस्ट पार्टिसिपेंट्स थे यहाँ से स्टेक होल्डर्स का। वो भी एक बहुत सक्सेसफुल इवेंट, बहुत ज़रूरी है साटे, क्योंकि हमारा गेटवे है दिल्ली, जहाँ से हमारे सारे फ्लाइट्स आते हैं। तो टूरिस्ट का हमारा जो 50% टूरिस्ट, मोर देन 50% बायर आते हैं, सारे दिल्ली के थ्रू आते हैं। तो दिल्ली हमारे लिए बहुत एक बड़ा मार्केट है और इसमें भी साटे में भी ये इंडिया का ऑलमोस्ट OTM और साटे दोनों लेवल सेम लेवल का है। इसमें भी 60-70 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, इंडिया के सारे स्टेट्स यूटीज पार्टिसिपेट करते हैं और सारे स्टेक होल्डर्स जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, फिल्म सोसाइटीज़ हैं, सारे पार्टिसिपेट करते हैं। तो लद्दाख का एक अच्छा प्रमोशन हुआ है। एक ही कंसर्न लद्दाख का इस साल है, तो वो हमारे नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स का है। तो नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स के लिए ऑनरेबल एसजी के लेवल पर और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स को बढ़ाने की। तो हमें उम्मीद है अभी तक का जो हमारे पास फीडबैक है, ऑलमोस्ट 14 फ़्लाइट्स होपफुली समर में आ जाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि 18 से 20 फ़्लाइट अगर डेली आ जाएं, तो हमारे लेह में जो बाय एयर आने वाले टूरिस्ट होते हैं और एयर फेयर भी उसकी वजह से थोड़ा सा रिड्यूस्ड रहेगा। अदरवाइज़ एयर फेयर्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसमें अभी हम और कोशिश कर रहे हैं, एयरलाइंस में हम स्टेक होल्डर्स के साथ मिल के
सबसे बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बात कर रहे हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से बात कर रहे हैं कि कैसे लद्दाख में फ़्लाइट्स की नंबर बढ़ाई जाए। और आप लोगों को ये भी पता है कि जो हमारा टर्मिनल बिल्डिंग बन रहा है, होपफुली इस साल टारगेट है 31 अक्टूबर को टर्मिनल बिल्डिंग इनाग्रेट हो जाएगा, तो उससे हमारा कैपेसिटी एयरपोर्ट का बढ़ जाएगा, जो पैसेंजर्स का हैंडलिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगा। और नंबर ऑफ बेस की सबसे बड़ी इशू है, यहाँ पे अभी सिर्फ 2 बेस हैं, 2 फ्लाइट आते हैं, अगर वो वहाँ रुक जाते हैं फिर तीसरे को आपको वहाँ वेट करना पड़ता है 2-3, इसलिए ज़्यादा 20 या 22 फ्लाइट से ज़्यादा का कैपेसिटी भी नहीं है। तो उस सिलसिले में इमीडिएटली, क्योंकि बेस अभी कंप्लीशन के साथ साथ ही कंप्लीट होगा, तो एयरफोर्स के साथ भी टेकअप किया है, उनका भी 1-2 बे ऑलमोस्ट हमें यूज़ में आ जाए डेली बेसिस पर, तो एयरफोर्स से भी काफ़ी पॉजिटिव इसका सिग्नल मिला हुआ है। तो होपफुली इस साल हमारा लास्ट ईयर की तरह हमारी एक एक्सपेक्टेशन है, हाईवेज में इशू नहीं आना चाहिए। जैसे लास्ट ईयर जोजिला ओपन हुआ था, जून तक 1 वे रहा था, मनाली का हार्टली रोड ओपन हुआ था, फिर हिमाचल में पूरा फ्लडिंग हुआ, तो मनाली रोड से ऑलमोस्ट लास्ट ईयर टूरिस्ट का इनफ्लो बहुत ही कम था। इस साल हमारी एक्सपेक्टेशन है, प्लस जांस्कार का रोड खुल गया है दर्शा का, तो हमारे रोड से भी टूरिस्ट का इनफ्लो अच्छा रहेगा। और हमारे जो टारगेट 5 लाख तो अब हर साल आते हैं, इस साल भी 5 साल से ऊपर अभी तक टूरिस्ट आ चुका है, और उससे पहले भी साल में भी 5,30,000 के आसपास टूरिस्ट आए थे। इस साल हमारा एक्सपेक्टेशन उससे ज़्यादा है, प्रोवाइडेड हमारा एयर कनेक्टिविटी का जो इशू है वो हमारा थोड़ा इम्प्रूव हो जाए और दोनों हाईवेज में हमारा वेदर अच्छा रहे, तो टूरिज़्म के लिए बहुत अच्छा वो ये सीज़न रहेगा। सेकंड चीज़, टूरिज़्म में कुछ रेगुलेशंस की बहुत ज़रूरत है। अब लद्दाख में एडवेंचर स्पोर्ट्स भी काफ़ी टूरिज़्म में आ रहे हैं, जैसे आप लोगों को पता है राफ्टिंग पहले ही चलता है यहाँ पे, हम यहाँ पे पैराग्लाइडिंग की कोशिश कर रहे हैं और हमारे कुछ लोग हैं, जिप लाइन्स आ गए हैं, एक बंजी जंपिंग का आया हुआ है, माउंटेनियरिंग ट्रैकिंग का यहाँ बहुत सारा स्कोप है। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स के जो गाइडलाइंस पहले 2020 में एक बना था, एक बहुत ही बेसिक सा था, रुडिमेंट्री था, तो उसको हम फिर से अमेंड कर रहे हैं और उसको नेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल जितने भी अच्छे स्टैंडर्ड्स है उसके साथ हम अलाइन कर रहे हैं। उसमें हमने इस ड्राफ्ट गाइडलाइंस को पब्लिक डोमेन में डाला था, ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम दिया था, उसके कुछ कमेंट्स भी आए हैं। कमेंट्स के साथ साथ बहुत सारे एसोसिएशंस ने, स्टेक होल्डर्स ने हमें ये कहा था कि आपसे हम मीटिंग करना चाहते हैं, तो कल ही हमने सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग किया है। तो हमारे सारे ये एडवेंचर से रिलेटेड अब ऑलमोस्ट 12-13 स्पोर्ट्स उसमें हमारे एडवेंचर के हैं, उनका गाइडलाइंस भी फाइनल हो रहा है। तो लद्दाख में एक लीगली एक तरीके से चलता हुआ, SOP के हिसाब से चलता हुआ एक अच्छा सेफ और सिक्योर एडवेंचर स्पोर्ट्स का यहाँ एक्टिविटीज़ होगा। और इस साल हम चाहते हैं आने वाले साल में 24-25 में हमारे लद्दाख के जितने भी एक्टिविटीज़ हों बिल्कुल प्रॉपर नाम्स और रूल के हिसाब से चले, और हमारे जो स्टेक होल्डर्स भी वही चाहते हैं कि हम एक गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, नॉर्म्स के हिसाब से, इंटरनेशनल जो बेस्ट स्टैंडर्ड्स है उनके हिसाब से हम चलाएं, ताकि लद्दाख को हम एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएं, एक यूनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएं और एक सेफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएं। थर्ड इशू, टूरिज़्म में एक रजिस्ट्रेशन था, टूरिज़्म यूनिट्स का, होटल्स का, गेस्ट हाउसेस का, टेंट्स का, वो J&K का जो 2016 का अमेंडेड रजिस्ट्रेशन रूल्स हैं उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये एक बहुत बड़ा सा प्रोसीजर है, बहुत लंबा, उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं, उसको हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर उसको और थोड़ा सा हम जितना अमेंड कर सकते हैं करके लोगों के लिए आसान कर दें रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है। उसमें भी हमने स्टेक होल्डर्स से, हमारे लद्दाख के एक्टा हो, अल्टोआ हो, अलगा हो, सबसे 2-3 बार हम मीटिंग कर चुके हैं। इसका एक ड्राफ्ट गाइडलाइन बना है, इस ड्राफ्ट गाइडलाइन को हम फिर से एक बार ऑनरेबल जी का अप्रूवल लेके पब्लिक डोमेन में हम डालने का सोच रहे हैं, ताकि इसमें एक अच्छा सा इनपुट और कमेंट आए, और लीगली जो मैंडेटरी फॉलो करना है वो तो फॉलो करना पड़ेगा, पोल्यूशन नॉर्म्स को फॉलो करना है वो करना पड़ेगा, फायर सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करना है वो तो फॉलो करना पड़ेगा। उसके अलावा जितनी चीज़ें थी जो ज़रूरत हमारे हिसाब से नहीं था उसको हम रिमूव कर रहे हैं, बहुत इजी बना रहे हैं प्रोसेस को रजिस्ट्रेशन के। और होपफुली इस साल मार्च एंड तक हम चाहते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन का भी जो हमारा गाइडलाइन है कंप्लीट हो और हम उसको पब्लिश कर दें, नोटिफाई कर दें, ताकि हमारे जितने होटल यूनिट्स हैं, गेस्ट हाउसेस हैं, होम स्टेज हैं, कैंप्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, उनके लिए
इजी हो, रजिस्ट्रेशन करें, और वो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, अपग्रेडेशन करना चाहते हो, उनको लोन लेने में बहुत डिफ़िकल्ट होता है, टूरिज़्म का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो इन चीज़ों में हमारे टूरिज़्म के स्टेक होल्डर्स को ईजी होगा काम करने में, बिजनेस करने में। एक इनिशिएटिव था, थर्ड हमारा, फोर्थ मैं कहूँगा, फर्स्ट उसको मानेंगे तो होम स्टे हमारे लिए बहुत एक ज़रूरी था, क्योंकि पूरे लद्दाख को हमने अब टूरिज़्म के लिए ओपन कर दिया है। हार्डली कोई ऐसे एक दो जगह होगा जहाँ पे अभी टूरिस्ट नहीं जाते हैं। फॉरेनर्स के लिए अभी इनर लाइन परमिट पहले जो कहते थे हम, परमिट सिस्टम अभी भी है, प्रोटेक्टेड एरिया, बट डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए कोई परमिट सिस्टम नहीं है। नाइट स्टे फॉरेनर्स का हम कोशिश कर रहे हैं हर जगह, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, हम कंसिडर कर रहे हैं, बट हनले ऑलरेडी ओपन कर दिया है फॉरेनर्स के लिए, नाइट स्टे कर सकते हैं। तो सिमिलरली बाकी जगहों पे भी ये जहाँ तक फिजिबल होगा नाइट स्टे के लिए, हम रिसेंटली भी अभी MHA में एक मीटिंग हुआ था, तो बहुत सारे जगह फॉरेनर्स के लिए भी नाइट स्टे के लिए ओपन हो जाएंगे। तो होम स्टे में हमने एक पॉलिसी लाया था, उसको अमेंड किया था, आप लोगों को पहले ही मैंने अमेंडेड पॉलिसी का ब्रीफ किया था। पहले वाले हमारे पॉलिसी में 2020 में अराउंड मैक्सिमम लिमिट था 1 लाख का हम इंसेंटिव, मटेरियल इंसेंटिव देते थे। अब नया जो पॉलिसी लाया है हमने पर बेनिफिशियरी 3 लाख का रखा हुआ है। इसमें लास्ट 1 महीने में या 2 महीने में होम स्टे पॉलिसी में मीडिया में मैंने कुछ चीज़ें न्यूज़ फ्लोट करते हुए देखा। इसमें एक मिसअंडरस्टैंडिंग था लोगों को कि ये जो होम स्टे पॉलिसी है ओनली नॉन वाइल्ड लाइफ, नॉन प्रोटेक्टेड एरियाज़ के लिए एप्लीकेबल है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी, ये मैं दूर करना चाहता हूँ। शायद पॉलिसी को पूरी तरह से नहीं पढ़ा है। पॉलिसी के फर्स्ट और सेकंड पेज में ही क्लियरली लिखा हुआ है कि नॉन प्रोटेक्टेड एरियाज़ में ये पॉलिसी जो है टूरिज़्म डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट करेगा, और प्रोटेक्टेड एरियाज़ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे हमारा पूरा चंगथांग आता है आपका, न्यूमा सब डिवीज़न, दुर्बुक सब डिवीज़न और हमारा नुब्रा सब डिवीज़न, इन तीनों में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट इसको इम्प्लीमेंट करेगा सेम पॉलिसी को। और वाइल्ड लाइफ जहाँ पे भी आते हैं वहाँ 100% कवरेज होगा बेनिफिशरीज, और टूरिज़्म वाले में 100% कवरेज नहीं होगा, वहाँ कंपटीशन है। हमने जैसे स्टार्ट किया है, एप्लीकेशन हमने मंगवाया लोगों से, तो ऑलमोस्ट 2000 एप्लीकेशंस हमारे लेह और करगिल से आ चुका है। उसमें से हार्डली 500-600 को मिलेगा। फॉरेस्ट का तो ऑलमोस्ट 5 साल में जितने भी घर हैं वाइल्ड लाइफ एरिया में सबको होम स्टे का बेनिफिट मिलेगा अगर वो लोग इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो ये 3-4 इनिशिएटिव्स बहुत ज़रूरी था टूरिज़्म डिपार्टमेंट के लिए और लद्दाख के टूरिज़्म जो हमारा सेक्टर है उसके लिए। उसके अलावा मैं कुछ चीज़ें हमेशा टूरिज़्म स्टेक होल्डर से इंटरचेंज हमारा आइडियाज़ होता है, व्यूज़ होता है। जितने हमारे बाइकर्स हैं, अब बाइकर्स भी ऑलमोस्ट यहाँ पे बाइक जो रेंट पे देते हैं मोर देन 3000 बाइक्स हैं। मैं हर जगह, चाहे मैं लद्दाख से बाहर भी जाऊँ, किसी भी कन्वेंशन में जाऊँ, इसे साटे जैसे इवेंट्स में जाऊँ, वहाँ पे भी मैं कहता हूँ एक रिस्पॉन्सिबली हमको टूरिज़्म को आगे बढ़ाना है लद्दाख में। यहाँ एक फ्रेजाइल हमारा रीजन है। सेकेंडली हमारे यहाँ पे जो लिटरिंग का इशू हमारे, चाहे वो माउंटेन्स में आ रहा हो, ट्रिकिंग रूट्स में आ रहा हो, बाइकर्स के थ्रू आ रहा हो, क्योंकि बाइकर्स का क्या होता है, गाड़ी में तो आप अपना ट्रेश गाड़ी में फेंक सकते हैं, बाइकर्स का वो स्कोप नहीं होता, वो बाहर फेंक देते हैं। तो मैंने बाइक एसोसिएशन से हो, टैक्सी एसोसिएशन से हो, सबसे रिक्वेस्ट भी पहले भी किया था, अब भी मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी है। अगर आप बिज़नेस करेंगे, बिज़नेस बिल्कुल अच्छी तरह से करें, बट जो आपके पास कस्टमर आता है उनको आपको एजुकेट करना होगा, अवेयर करना होगा। लद्दाख में क्लीनलीनेस का हमको बहुत ख्याल रखना है। लद्दाख में प्लास्टिक का यूज़ हमें बहुत कम करना है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे तो बैन है। अदर देन देट जितना भी प्लास्टिक है, काइंडली आप लोग इसको डिस्पोजल वहीं करें जहाँ पे डिस्पोजल की फैसिलिटी अवेलेबल हो। आपके पास यहाँ पे डस्टबिन हो, जहाँ पे आपके संग्रह के बहुत सारे सेंटर्स अब बन चुके हैं। तो हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो होटल वाला हो, गाड़ी वाला हो, बस वाला हो, टैक्सी वाला हो, बाइकर्स हो, हमारे जितने शॉप्स चलाते हैं, ट्रेडर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, हम सबको मिल के लद्दाख को एक अच्छे टूरिज़्म का डेस्टिनेशन बनाना है और आने वाले लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस देना है कि लद्दाख हकीकत में यूटी बनने के बाद बहुत कुछ फैसिलिटीज़ हम इम्प्रूव किए हुए हैं। अब उनको कैसे अच्छी तरह से चलाना है वो हम सबकी जिम्मेदारी है। तो
टूरिज़्म के लिहाज से और लेबर के हिसाब से आज की ब्रीफिंग में मैं आप लोगों को इतना ही बताना चाहता हूँ। बाकी आप लोगों को अगर कोई सवाल पूछना है तो सस्टेनेबल टूरिज्म की हम बात करते हैं, उस पर किस तरह के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, और साथ में हम ये भी पूछना चाहेंगे कि टूरिज्म पॉलिसी जो बन रहा था लद्दाख के लिए उसका क्या अपडेट रहा है? दोनों चीज़ें आपका क्वेश्चन में एक में ही बता दूंगा। टूरिज़्म पॉलिसी अभी हम फ्रेम कर रहे हैं। टूरिज़्म पॉलिसी को अब हमारे लिए बहुत चैलेंज है। एक चैलेंज ये है कार्बन न्यूट्रल लद्दाख बनाना है, एक सस्टेनेबल टूरिज़्म, रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म का। तो इस पॉलिसी को हमको इतना चेंज करना पड़ रहा है। आप पॉलिसी में जितने भी हम पैरामीटर्स रखते हैं, इंसेंटिव्स किस एरिया में देना है, किस एरिया में नहीं देना है, अब वो पॉलिसी ऑलमोस्ट हमारा एक शेप ले चुका है। उस पॉलिसी को भी हम चाहते हैं बहुत जल्दी हम एक पब्लिक इनपुट्स के लिए हम डोमेन में डाल दें। तो उस पर हमारे स्टेक होल्डर्स का भी इनपुट आएगा, लद्दाख के जितने भी इन्वायरमेंट से कंसर्न रखने वाले लोग हैं वो लोग भी अपना इनपुट दे देंगे। इस पॉलिसी को हम और अच्छा बनाना चाहते हैं। हम जल्दी में पॉलिसी को पब्लिश नहीं करना चाहते हैं ताकि हमारा पॉलिसी जो है एक अच्छा पॉलिसी बनाए। कुछ स्टेट्स ने पहले पॉलिसीज़ बहुत जल्दी में बना दिया, वो विद इन ईयर रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि उस पॉलिसी से कुछ सर्व नहीं हो रहा है। तो लद्दाख के लिए हम एक प्रैक्टिकल पॉलिसी बनाना चाहते हैं जो इम्प्लीमेंट हो सके। जैसे हमारा होम स्टे पॉलिसी बहुत छोटा है, बहुत क्लियर है हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि टूरिज़्म सेक्टर इतना बड़ा सेक्टर है, इस पॉलिसी में उन सबको समेटना, हाल डेली इवनिंग में मैं 1 घंटा उसी पॉलिसी पे बैठता हूँ। मेरे जो टीम है पॉलिसी पर जो काम कर रहा है, तो और जितना इनपुट आता है हमारे पास उसके हिसाब से हमको पॉलिसी में जितना हम प्रपोज कर रहे हैं, जितना हम सजेस्ट कर रहे हैं, हमें काफ़ी कुछ चेंज करना पड़ता है। तो लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल हमें बनाना है। सस्टेनेबल टूरिज़्म हम कैसे बनाएं लद्दाख का, क्योंकि एक जस्ट एक 2 साल की बात नहीं है, क्योंकि लद्दाख का मेन इकोनॉमी का जो बैकबोन है वही टूरिज़्म है। तो इसको हमें एक सस्टेनेबल, रिस्पॉन्सिबल, लद्दाख की टूरिज़्म से लद्दाख की ज्योग्राफी, इकोलॉजी ख़राब नहीं हो, यहाँ का कल्चर ख़राब नहीं हो। बहुत सेंसिटिव है कल्चर, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ट्रेडिशन। तो मैं छोटा सा मैं आप लोगों को बता दूं खुशी की बात, कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से इस साल हमने लद्दाख टैब्लू हमारा 26 जनवरी रिपब्लिक डे पे दिल्ली में दर्शाया गया। उसमें भी हमारे कल्चरल ट्रूप का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक कंपटीशन होता है, उसमें भी लद्दाख 3rd आए पूरे कंट्री में। 32 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट उसमें किया था कल्चरल इवेंट में। तो लद्दाख का कल्चर भी ग्रो हो रहा है। अभी हमारा एक कल्चरल ट्रूप अरुणाचल प्रदेश गया हुआ है लद्दाख के ट्राइबल कल्चर को दिखाने के लिए। अभी 2nd और 3rd को आज और कल और परसों वो प्रोग्राम अरुणाचल प्रदेश में है। तो लद्दाख पूरे नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर हर जगह पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कल्चर से रिलेटेड जितने हमारे लोग हैं, जितने हमारे आर्टिस्ट हैं, चाहे वो म्यूजिशियन हो, डांसर हो, सिंगर हो, सबको बेनिफिट भी मिल रहा है। और उसके साथ साथ लद्दाख के कल्चर को एक अच्छा सा प्रमोशन मिल रहा है। और हर स्टेट से अब इन्विटेशन आ रहा है। अभी एक आंध्र प्रदेश गया हुआ है प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम के लिए, पूरा 16 लोगों का ग्रुप, वो भी परसों ही गया है।